हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग विद्युत धारा का चैप्टर कवर करने वाले हैं और इस विद्युत धारा के चैप्टर में आपको जो भी टॉपिक पढ़नी है यहाँ पे दिया है। देखिए, पहले टॉपिक पढ़ना हमें विद्युत आवेश, दूसरी टॉपिक है विद्युत धारा, फिर तीसरी टॉपिक हमारी विद्युत विभव, चौथी है विद्युत विभवांतर, पांचवी है विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन एंड पास क्रम संयोजन, जिसको हम समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो पहले हमारी हेडिंग जो है विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश होता क्या है, विद्युत आवेश हम किसे कहते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। यानी जो हमारी पहली हेडिंग है वो क्या है, विद्युत आवेश। पहली हेडिंग हमारी विद्युत आवेश। जैसा कि हमें ये भी पता है कि कोई भी पदार्थ हो वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु में क्या क्या उपस्थित होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज मिलकर बने होते हैं परमाणु। परमाणु में ये तीनों चीजें पाई जाती है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो देखिए कि जब हम विद्युत आवेश को कैसे परिभाषित करेंगे, यदि हमसे कोई भी पूछ लिया कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि विद्युत आवेश किसको कहते हैं। तो सुनिए, ये कोई भी पदार्थ है, सपोज दैट यही आपका ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, इन दोनों को आप रगड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पदार्थ परमाणुओं में मिलकर बने हैं, ये तीनों चीज परमाणु में होते हैं। ये भी पदार्थ है, ये भी परमाणुओं से मिलकर बना है। तो समझ लिए हमने थोड़ी देर के लिए इसको पदार्थ मान के, और हम इस पे रगड़ रहे हैं यानी घर्षण करवा रहे हैं। तो क्या होगा कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक मार्कर से निकल के दूसरे मार्कर में चले जाएंगे। जैसे ही पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में जाता है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि आवेशित हो गया, वो पदार्थ क्या हो गया, आवेशित हो गया। अब आवेशित तो हो गया, जैसे अब हमने, अगर हमें परिभाषा देनी है कि क्या कहेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब देखिएगा कि आवेश Q बराबर, एक फार्मूला होता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर NE। देखिए क्यों क्या है, आवेश है, क्यों क्या है, ये आवेश है, ये आवेश है। और जो यन है ना, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो ये है ना ई, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है वो है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे पर आवेश। अब आप जानते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन को इस तरह प्रदर्शित करते हैं, ये तो पता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे होता आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। किसका मात्रक, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक बराबर कूलाम, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक, देखिए अब आवेश धन आवेश भी हो सकते हैं और ऋण आवेश हो सकते हैं। अब धन आवेश कैसे होंगे, ऋण आवेश कैसे होंगे ये मैं बता रहा हूँ। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ मान लीजिए, पॉज कर देखो। अब हमें देखना है कि आवेश तो हमें पता चल गया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। कितना आवेश होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए आवेश अब प्लस भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है, यानी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हो सकते हैं। अब ऋण आवेश और धन आवेश कैसे होंगे, किस पे धन आवेश आता है, किस पे ऋण आवेश आता है, ये सारी चीजें अब हम समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये दो पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ। जैसे हम दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराएंगे, यानी हम दोनों को आपस में रगड़ रहे हैं, इसे रगड़ा तो समझ लीजिए कि किसी एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन छटक कर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला गया। इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलेगा और दूसरे पदार्थ में जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि इसमें से ये ब्लू वाले मार्कर से इलेक्ट्रॉन निकल के ब्लैक वाले मार्कर में चला गया, ठीक है। किसमें से निकला है? ब्लू वाले मार्कर से निकला है और ब्लैक वाले में गया। जिस पदार्थ से निकलेगा उस पे धन आवेश होगा, जिसमें जाएगा उस पे ऋण आवेश होगा। सुनिए जैसे कैसे आप, अगर इसको समझ में नहीं आया कि हमें ये कैसे समझ में ये चीज नहीं आई कि इस पे कौन से पे धन आएगा कौन से ऋण पे, समझ लीजिए दो इंसान हैं, दो लोग हैं। एक ये, इसके पास 10 रुपया है और इसके पास भी 10 रुपया है, दोनों के पास सेम पैसे है, ठीक है। ये बंदा क्या किया, ये बंदा 1 रुपया इसको उधार दे दिया तो इसके पास 11 हो गया, इसके पास 9 हुआ। बट क्या हुआ, इसके पास तो कम है यहाँ, बट ये ऋणी हो जाएगा। ये कितना रुपया ऋण हो गया, इसके पास 1 रुपया ये कर्जा है, इसके पास तो देखने में पैसा अधिक है, बट क्या हुआ ये 1 रुपया ऋणी है, लेकिन ये 9 रुपया ही है, बट ये क्या है, धनी है, यानी प्लस में है। ये आप समझ में आया होगा कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पे धन आवेश और जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे ऋण आवेश होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा धन आवेश और ऋण आवेश, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़िए, हमारी पहले हेडिंग हो गई है। इसमें क्या था, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को क्या कैसे हम प्रदर्शित करते हैं कि समझ लीजिए किसी भी पदार्थ पे उत्पन्न हुआ वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश बता दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है और क्यू बराबर एन ए। अब देखिए इस पे आपको क्वेश्चन करने के लिए आएगा, क्यू बराबर एन ए। क्यू क्या है, आपका आवेश है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है वो है। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। अब हमारी पहली हेडिंग तो कंप्लीट हो गई, पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे दूसरी हेडिंग पे। दूसरी हेडिंग हमारी बहुत ही आसान है, यानी विद्युत धारा। दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, विद्युत धारा। देखिएगा दूसरी हेडिंग है विद्युत धारा। विद्युत धारा, अगर हमने पहले आवेश न पढ़ा होता तो ये विद्युत धारा हमें समझ में नहीं आता। अब एकदम सिंपल सी बात है, विद्युत धारा के लिए एकदम सिंपल सा अगर हम परिभाषा इसका देखें तो हम कहेंगे कि आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसको कहते हैं हम, आवेशों के प्रवाह को। आवेशों के प्रवाह यानी आपके पास किसी कोई चालक है, मान लीजिए ये चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं, आवेश प्रवाह हो रहे हैं, तो क्या होगा कि आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, लिख दे रहे हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, लिख दे रहे हैं, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक
क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और एक फार्मूला आपको यहाँ से मिलेगा कि I बराबर होगा Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी। अब देखिएगा ये फार्मूला है I बराबर यानी विद्युत धारा बराबर Q बाई टी यानी आवेश बटे समय। अब एक परिभाषा आप यहाँ से भी ले सकते हैं विद्युत धारा के लिए। मान लीजिए आपको ये परिभाषा याद नहीं है, विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को हम यहाँ अगर आप बढ़ाएंगे कि विद्युत आवेश आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए मान लीजिए आपने ये जो परिभाषा पहली है आप भूल गए हैं, एग्जाम टाइम आया, आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको आ गया विद्युत धारा किसे कहते हैं और आपके माइंड में नहीं आ रहा है ये फार्मूला मतलब ये परिभाषा, तो आप उस समय करेंगे क्या। और आपको ये चीज याद है कि I बराबर Q बाई टी होता है यानी आवेश बटे समय होता है। तो आप यहाँ से एक परिभाषा बना सकते हैं कि आवेश तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ से आपको एक परिभाषा मिल रही है ना, यहाँ से आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से आपको एक परिभाषा मिल गई है। अब देखिए I बराबर Q बाई टी, यही था फार्मूला। I बराबर Q बाई टी आवेश बटे समय। यदि हमें कभी पूछ लिया 1 एम्पियर की परिभाषा दो, कितना, 1 एम्पियर की परिभाषा दो, तो आप क्या करोगे। सोचिए अगर ये पूछ लिया कि 1 एम्पियर की परिभाषा दो तो क्या होगा। यदि कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है, यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश, किसी चालक में 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक, टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड, कितना, 1 सेकंड, यानी किसी भी चालक में 1 कूलम आवेश यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है तो उसमें धारा 1 एम्पियर होगी। कितना, 1 एम्पियर। तो उसमें कितना धारा बहेगी, तो I बराबर वहां कितना होगा, 1। कैसे, देखिए I बराबर यदि कूलम 1 कूलम आवेश उत्पन्न रहा है तो I बराबर 1 होगा, सॉरी Q बराबर 1 बटे 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है तो आप यहाँ से 1 1 करेंगे तो दोनों में 1, I बराबर इसको कैंसिल करेंगे तो आपको 1 एम्पियर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया। यानी 1 एम्पियर की परिभाषा भी आपको पता चली गई। ये विद्युत धारा था। विद्युत धारा में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि आपको विद्युत आवेश के बारे में पहले पता है तब आप विद्युत धारा को आसानी से कवर कर लेंगे। यानी हमको पहले विद्युत धारा को जानने के लिए उससे पहले हम आवेशों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने पहले विद्युत आवेश को पढ़ाया, उसके बाद हम विद्युत धारा को पढ़ाए हैं। ठीक है, अब हमारी तीसरी जो हेडिंग है वो विद्युत विभव है। क्या है, विद्युत विभव। हमारी अब तीसरी हेडिंग आ गई है विद्युत विभव। हमने क्या कवर कर लिया, विद्युत आवेश कर लिया, विद्युत धारा कर लिया। अब हमारी आ गई है हेडिंग विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव को हमें जानने से पहले हम एक चीज जानेंगे, वैद्युत क्षेत्र। किसको जानेंगे, विद्युत क्षेत्र। ठीक, अगर हम विद्युत क्षेत्र को नहीं समझेंगे तो हम विभव को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। हमें देखना है कि पहले वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिएगा कि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, कोई आवेश है उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है वो उतना क्या कहता है, उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी आवेशों के चारों तरफ का, सपोज दैट यहाँ कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, यहाँ कोई आवेश है, प्लस आवेश, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लस आवेश है
और इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभावों का, यानी जहां तक दूसरा आवेश आने पर इसके प्रभाव का अनुभव करने लगे। जैसे अब मैं इसको समझाने के लिए कि वैद्युत क्षेत्र को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ले चलूंगा कि चुंबक के बारे में। देखिए आप चुंबक हम लोग जब लिए रहते हैं दो चुंबक, और दो चुंबक में करते क्या है कि एक को रख दिया चुंबक, दूसरे चुंबक को ले जाते हैं उसके करीब, तो कभी कभी वो भागने लगता है। क्या करता है? भागने लगता है। यहाँ आपने एक चुंबक रख दिया, ठीक है, और दूसरा चुंबक आप यहाँ से लेके आए तो कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही यहाँ पहुंचे आप यहाँ, तो ये क्या किया? वो भागने लगा। यानी इस चुंबक का जो एरिया है ना वो इतना एरिया है, इसका एरिया इतना है। आप आगे पढ़ेंगे इसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। इसी प्रकार से कोई धन आवेश है तो उसका एरिया भी होगा, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। अगर कोई पूछ ले वैद्युत क्षेत्र क्या है तो बता देना कि वैद्युत क्षेत्र वो होता है किसी धन आवेश के, ठीक है, कोई आवेश है उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। ठीक है, ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब देखिएगा, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। हमें पढ़ना क्या है? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव की जो परिभाषा होती है, सुन लीजिए, पहले हम लिख दें उसको बाद समझा रहे हैं। विद्युत विभव, जो विद्युत विभव की परिभाषा होती है वो है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धन आवेश को अनंत से लाने पर, एकांक धन आवेश को कहां से लाने पर? अनंत से लाने पर हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में हम एकांक धनावेश को अनंत से ला रहे हैं। उसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर हम ला रहे हैं, तो क्या होगा कि उस बिंदु पर जो कार्य होगा ना वही वैद्युत विभव है। पॉज कर, हमें पढ़ना है कि वैद्युत विभव। तो पहले हम वैद्युत विभव को जान लेते हैं। देखिए, कोई भी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं? तो जान लीजिएगा कि किसी भी कोई धनावेश है उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, कोई भी धनावेश है उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और सुनिएगा, वैद्युत विभव क्या होता है? हमें क्या पढ़ना है? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव की किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अनंत से, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर अनंत से कोई धन आवेश हम लेके आते हैं, लेके आने पर हमने जो कार्य किया है वही वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत से, हमने कहां से लिया है? अनंत, यानी हमने कहीं से भी दूर से उठा लिया है, और लाने पर जो कार्य किया जाता है
वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये परिभाषा थी, ठीक है। पहले इसको थोड़ा समझिए। ये क्या है? यहाँ पे कोई है जो है, ये धनावेश है, ठीक है। ये क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ये है, हमने कोई धन आवेश को, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे कोई आवेश है और हम किसी धन आवेश को अनंत से कहाँ से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट से, यहाँ से उठाए और इसके अंतर्गत यानी इसके अंदर हमने कहीं पे भी ला के रख दिया, यहाँ ला के रख दिया, यहाँ ला के रख दिया, यहाँ ला के रख दिया, ठीक है। हमने कहीं पे भी ला के रख दिया, मान लो हमने यहाँ ला के रख दिया, तो यहाँ तक लाने में हमने जो कार्य किया ना, वही वैद्युत विभव है। क्या है? वैद्युत विभव। कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अनंत से किसी धन आवेश को लाने पर जो कार्य किया जाता है, वही क्या कहलाता है? वही वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से। वैद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। और V बराबर यानी वैद्युत विभव का मात्रक जो होता है, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और करते हैं और इसे और इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर होता है W बाई क्यू। V बराबर W बाई क्यू। क्या होता है? V बराबर W बाई क्यू। W क्या है? जो हम इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ से हमने परीक्षण आवेश को ला रहे थे, तो हमने लाए हैं, जब यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके आए हैं, तो हम तो कार्य किए ना कोई, वही कार्य है ये। और ये क्या है? ये आवेश है। और ये क्या है? ये विद्युत विभव है। क्या है? विद्युत विभव है। तो देखिए, आपका विद्युत विभव भी बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही आसान तरीके से ये भी आपका कवर हो गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? विद्युत विभवांतर। क्या है? विद्युत विभवांतर। अब हमें विद्युत विभवांतर समझने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए कैसे नहीं करनी पड़ेगी, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। यहाँ से हेडिंग हम चेंज कर दें, विद्युत विभवांतर। सुन लीजिएगा कि विद्युत विभवांतर क्या है। पहले इसको सुनिए कि अभी तक विद्युत विभव में हम क्या करते थे कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसके अंतर्गत हम अनंत से कोई धनावेश को लेते थे और वहां तक उसके अंतर्गत लाने में हमने जो कार्य कर रहे थे वो था वैद्युत विभव। लेकिन अब इसमें क्या करना है? इसमें अब कुछ नहीं करना कि एक क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमने पहले मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ हमने लाए थे, किसी आवेश को हमने यहाँ लाया था, फिर इसी आवेश को हम उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसका वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही है,
विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही एक स्थान से हमने दूसरे स्थान तक ले आए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में अब जो कार्य करेंगे हम वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। और एक आम भाषा में हम विद्युत विभवांतर यानी विभव के अंतर को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। किसके अंतर को? विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। देखिएगा, इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभवांतर को भी हम V से प्रदर्शित करते हैं, और इसको भी हम, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। मात्रक भी वोल्ट होता है। इसका जैसे इसका जो फार्मूला होगा, फार्मूला देखिएगा, V2 माइनस V1 बराबर W/Q। क्या होगा? V2 माइनस V1 बराबर W/Q, यही होगा। देखिए कैसे होगा। विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभव के अंतर, विभव के अंतर, अंतर यानी घटाना। देखिए विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे ये पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र था, यहाँ तक हमने अनंत से कोई परीक्षण आवेश को यानी धन आवेश को लेके आए, यहाँ तक पहले लाए थे। ये तो लाने में हम जो कार्य करते हैं ये वैद्युत विभव होता है। बट इसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम एक वही धन आवेश को एक जगह से उठा के एक दूसरे जगह ले आए तब हम जो कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब इसी चीज को आप डेल्टा V बराबर W/Q लिख सकते हैं। डेल्टा V बराबर W/Q। डेल्टा V क्या है? डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। बहुत ही सिंपल भाषा में, एकदम सरल है। एक बार आपसे सुनिएगा, दोबारा से सुन लीजिए इस विद्युत विभवांतर को, कभी भूलिएगा मत। विभव और विभवांतर, विभव अगर आपको पता है तो विभवांतर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और विभव को पता होने के लिए वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए, समझ गए? वैद्युत क्षेत्र पता होने के लिए आवेश पता होना चाहिए, और आवेश पता हो गया आपको, आवेश भी पता हो गया, विद्युत धारा भी पता हो गई, विभव भी पता हो गया, विभवांतर भी पता हो गया। सारी चीजें आपको पता हो गई है। बट देखिएगा, एक बार हम दोबारा से इसको समझा रहे हैं कि विद्युत विभवांतर क्या है। यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है? क्या है? कोई वैद्युत क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत पहले से हमारा कोई आवेश था, तभी तो उसी का तो वैद्युत क्षेत्र बनेगा यहाँ पे। और इसके अंतर्गत हमने पहले एक आवेश को लाया था, और कहाँ से आवेश को लाया था? इनफाइनाइट से। कहाँ से? इनफाइनाइट से हमने किसी धन आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आए थे। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया है उसको हम वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए दोनों चीज बता रहा हूँ, यहाँ से हमने इनफाइनाइट से इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाए हैं, तो लाने में हमने जो कार्य किया ना उसी को हम वैद्युत विभव कहेंगे। हाँ, उसके बाद यदि हम इसी आवेश को उठा लिया और वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही किसी भी स्थान तक लेकर चले गए तो तब हमने जो कार्य किया वो क्या है? विद्युत विभवांतर है। यानी विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। इसी चीज को हमने V2 माइनस V1 लिखा इज इक्वल टू W/Q, और डेल्टा V बराबर W/Q। और डेल्टा V क्या है? यही चीज है, देख लीजिए, डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। अब आपका विद्युत विभवांतर भी एकदम आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। इतना सरल भाषा में आपको बता दिया गया है। अब हमारा जो इसके बाद वाली हेडिंग है विद्युत प्रतिरोध, ये भी बहुत सरल है। इसका मतलब आप विद्युत धारा को आज पूरा ही पढ़ के जाएंगे, यहाँ से एकदम सरल भाषा में पढ़िएगा, और 100% है, इससे बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, देखिएगा अब हमारी जो लास्ट हेडिंग है, लास्ट नहीं है अभी, इसके बाद देखिए विशिष्ट प्रतिरोध है, ओम का नियम है, प्रतिरोध का संयोजन है। इन सभी नियमों, इस सभी हेडिंग को आप पढ़ेंगे तब जाके आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए इसको पहले आप मिटा के हम दूसरी हेडिंग लिखते हैं। विभवांतर को मिटा दें, लिखना है। अब हमारे ये भी हो गया विद्युत प्रतिरोध। क्या है हेडिंग? विद्युत
प्रतिरोध। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, विद्युत प्रतिरोध। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध को अगर हम एक भाषा में यानी एक परिभाषा अगर हमें देनी हो तो हम एकदम सिंपल सी भाषा कह देंगे कि विद्युत धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसके मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में। विद्युत धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को प्रतिरोध। प्रतिरोध कहते हैं किसको, कि विद्युत धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी चालक में उत्पन्न हुआ वह गुण, अब देखिए किताबी भाषा, किसी चालक में उत्पन्न हुआ वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में रुकावट हो, वही क्या है आपका, वही आपका प्रतिरोध है, वही आपका विद्युत प्रतिरोध है। अब विद्युत प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, हम विद्युत प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। अब सोच लीजिएगा, एक बार समझ लीजिए कि ये क्या है, आपका चालक है। चालक है, ठीक है, ये क्या है, आपका चालक है। मान लीजिए ये चालक है और चालक के सिरों के बीच यदि विभवांतर V हो, क्या हो, इन दो चालकों के सिरों के बीच विभवांतर V हो और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I हो, क्या हो, धारा I हो, तब हमारा क्या होगा, R बराबर, हमारा फार्मूला बनेगा R बराबर, तब प्रतिरोध R बराबर V बाई I होगा। प्रतिरोध R बराबर V बाई I होगा, तब आपका ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I हो तो उसमें उत्पन्न विद्युत प्रतिरोध, उसमें उत्पन्न प्रतिरोध R बराबर V बाई I होगा। कोई चालक है, ये क्या है, चालक, कोई भी चालक है, चालक के सिरों के बीच यदि विभवांतर V है और इसमें धारा प्रवाहित I हो रही है, तब इसमें जो विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो R बराबर V बाई I, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसको, विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसको हम इस तरह से बना के लिखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या आ गया, ओम। ये था आपका विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, अभी आप इसी विद्युत प्रतिरोध का संयोजन भी पढ़ेंगे, लास्ट हेडिंग वही है, विद्युत प्रतिरोध का संयोजन। इससे पहले हमें दो हेडिंग पढ़नी है, विशिष्ट प्रतिरोध
ओम का नियम, पहले हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम, उसके बाद हम आ जाएंगे विद्युत प्रतिरोध का संयोजन। विद्युत प्रतिरोध का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन एंड पार्श्व यानी समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों को कवर करेंगे। उसके बाद हमारा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ते हैं। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, देखिए एकदम सिंपल है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को समझने के लिए देखिए, जो आपका प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध आर, जो आर प्रतिरोध है ना, वो चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? चालक के लंबाई, जो आर है वो चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी जो आपका ये चालक है ना, इसको हम थोड़ा सा मोटा बनाएंगे समझाने के लिए। बन नहीं रहा यार, छोटा ही बनाते हैं। ये चालक है, जो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा ना, वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी जितना लंबा होगा उतना अधिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। लेकिन हाँ, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध होता है। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, समझ लीजिए ये क्या है आपका, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आपका चालक है। ठीक है, ये क्या है आपका चालक है, और इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध आर के अनुक्रमानुपाती है, यानी प्रतिरोध यल के अनुक्रमानुपाती है, यानी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। लेकिन इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, इसी चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, देखिए इसकी जो मोटाई है ना, ये चीज, ये गोलाई, इसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या करता है, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिएगा इन दोनों को अब जब मिलाएंगे, आर और आर को मिलाइए, आर समानुपाती होगा एल बाई ए। क्या होगा, एल बाई ए। अब देखिए, जब आप जानते हैं समानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है, तब आपको एक न एक कोई नियतांक मिलता है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ कौन सा नियतांक मिलेगा, जब आप हटाएंगे आर बराबर लिखेंगे तो आपको एक नियतांक मिलेगा रो। किसका? रो का एक नियतांक मिलेगा रो, और यल बाई ए, इसको ऊपर लिख रहा हूं, आर बराबर रो यल बाई ए। समानुपाती की जगह पे आपको एक नियतांक मिला जिसको हमने कहा रो। अब रो क्या है, यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है, यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है, यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। अब इसका जो प्रतिरोध है, यहाँ से आपको आर बराबर इतना मिल गया, रो यल बाई ए। अब इससे कई फार्मूला बना लेंगे, देखिए कैसे बना लेंगे। अगर आप यहाँ से ए और यल का आर का गुणा करेंगे तो आर ए बराबर होगा रो यल। ठीक है, यल रो बराबर निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे तो आपको रो बराबर मिल गया आर ए बटे यल मिल जाएगा। रो बराबर क्या मिला,
रो बराबर आर ए बटे यल, ये यल है, ठीक है। रो बराबर आर ए बटे यल, रो बराबर आपको मिला आर ए बटे यल। अब यहाँ से आप कई फार्मूला, आप रो आर बराबर तो यहाँ आपको मिल गया, आपको देखिए यहाँ से रो बराबर मिल गया, आप चाहिए ए बराबर निकाल लीजिए, ए बराबर निकालेंगे तो ए बराबर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए निकालेंगे आर इसके नीचे चला जाएगा, यानी रो यल बटे आर आ जाएगा। एक फार्मूला ये आपको मिल गया, यानी क्षेत्रफल, कभी क्षेत्रफल पूछ लिया तब आप इस फार्मूले को लगा लीजिएगा। अगर विशेष प्रतिरोध पूछ लिया तो इस फार्मूले को लगाइए। अगर आर पूछ लिया विशेष प्रतिरोध देके और प्रतिरोध पूछ लिया तो आप इस फार्मूले को लगा लीजिएगा। इसी प्रकार अगर यल निकालने के लिए बोल दिया तो आप यहाँ से यल बराबर कर लीजिएगा, आर ए बटे रो, यल बराबर आपको मिल जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है ना, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अब एक बार फिर से फार्मूला में यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या मिला था हमें? आर बराबर ए मिला था ना, आर बराबर रो यल बाई ए। हम रो निकाले थे तो एक को हम यहाँ ले गए थे, इसके साथ गुणा किए थे तो आर ए बराबर आपको मिला था रो यल। अब हमें रो निकालना था तो यल कहाँ जाएगा? इसके साथ गुणे में है तो बराबर किधर आएगा? तो ये बटे में आ जाएगा, यानी आपको रो मिला, रो बराबर आर ए बटे यल, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल सा था कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध देखिए, जो आपका जो प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध, वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आर समानुपाती यल बाई ए होगा। और आपको पता है जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक मिलता है, वो नियतांक यहाँ पे आपको रो मिला और वही रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो हेडिंग है वो है ओम का नियम, यानी विशिष्ट प्रतिरोध हो गया ओम का नियम। ठीक, चलिए ओम के नियम को हम कवर करते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। अब हमें पढ़ना है ओम का नियम। हमारा ये टॉपिक आ गई है ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम कहता क्या है। ओम का नियम कहता है कि किसी भी धातु के तार, यानी धातु के तार के दोनों सिराओं के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि उसके चालक, जो भी चालक तार है, इस चालक तार में इसका ताप निश्चित हो, इस तार को छेड़छाड़, यानी कहीं मोटा तो कहीं पतला, फिर कहीं मोटा, इस तरह से ना हो, यानी उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या उसके ताप में कोई छेड़छाड़ ना की जाए, तब तो इस चालक के सिरों के बीच
उत्पन्न विभवांतर भी अनुक्रमानुपाती होगा इसमें प्रवाहित होने वाले धारा I के। ठीक है, सुनिएगा, एक बार मैं लिख दे रहा हूं। ओम का नियम, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार किसी धातु की तार के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I, विभवांतर यहाँ भी लिख दीजिए, I के समानुपाती, इसी को हम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। समानुपाती कहें या अनुक्रमानुपाती होती है जबकि उसका ताप निश्चित हो। ओम के नियमानुसार किसी धातु की तार के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाले धारा I के समानुपाती होती है जबकि उसका ताप निश्चित हो। कोई चालक है, समझ लीजिए ये चालक है, इसको आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, इसको हीट नहीं किया है, इसके लंबाई चौड़ाई में जैसे इसका यहाँ ये बराबर चौड़ाई है तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो यहाँ गोलाई है ना वो चौड़ाई वो सेम ही होना चाहिए, हर जगह बराबर हो। ये नहीं कि यहाँ पतला हो तो यहाँ चौड़ा हो गया, यहाँ चौड़ा हो गया, यहाँ पतला हो गया, इस तरह ना हो। तब इन चालक के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर V होगा इसमें होने वाले प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होगा। मतलब जो V होगा वो अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह आया है तब नियतांक हमें कोई ना कोई मिलता है। इससे पहले जिसमें जो नियतांक मिला था वो क्या था हमारा, वो आपका था विशेष प्रतिरोध में, वो विशेष प्रतिरोध था ना नियतांक जो मिला था। इसमें क्या मिलेगा आपको, R मिलेगा। क्या मिलेगा, R, यानी V बराबर I R। देखिए हम इसको पहले इधर कर दें, V बराबर, अब नियतांक हमें मिलेगा, हमने बराबर किया तो हमें R नियतांक मिलेगा और I, इसी को हम अपने आसान करने के लिए हम I R लिखते हैं, V बराबर I R। ठीक है, देखिए V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। यही क्या है, ओम का नियम है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये ओम का नियम, यानी ओम के नियमानुसार किसी भी धातु तार के लंबाई, यानी कोई भी धातु तार के लंबाई या इसके क्षेत्रफल में कोई हमने छेड़छाड़ ना की हो। यानी जैसे वो जितना लंबा था, वो जितना मोटा था, उससे हमने छोड़ दिया, उसमें हमने धारा प्रवाहित की, तो उसमें जो तारों के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है उसमें प्रवाहित होने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती, यहाँ हमने समानुपाती लिखा है ना, तो समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही चीज है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि एक बार समानुपाती बोले तो एक बार अनुक्रमानुपाती, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही चीज है। अच्छा, हम अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों में
हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कब यार समानुपाती होगा, कब अनुकर्मानुपाती होगा, माने सॉरी कब अनुकर्मानुपाती होगा तो कब व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखिएगा, आप देखिए यहाँ v के साथ साथ एकदम सामने आई है, v के जस्ट सामने v, यहाँ पे हमने इसका चिन्ह लगाया, उसके बाद आई लिख दिया, ये समानुपाती होगा। अगर हमने यही लिख दिया था v समानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ तब आई लिखा होगा, यानी जब एक के बट्टे में आ जाएगा कोई चीज तब वहां क्या होगा, वहां व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। जब भी एक के बट्टे में आया वहां व्युत्क्रमानुपाती, यदि एक के बट्टे में नहीं है, ऐसे ही सात है तो क्या होगा, समानुपाती। ये चीज आप बहुत सारे हम लोग में, मैं भी कंफ्यूज था पहले इस चीज में, बट जब हम लोग इस चीज को पढ़ रहे थे पहले तब मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन इस चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जब किस एक के बट्टे में आएगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, यदि एक के बट्टे में नहीं है, ऐसे सामने है, तो क्या होगा, वो समानुपाती या अनुकर्मानुपाती, ठीक है। तो आपका ओम का नियम भी एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। ओम के नियम में अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। v बराबर, इसका क्या मात्रक होगा, वोल्ट ही होगा, विभवांतर ही है, इसका मात्रक वोल्ट ही होगा। v से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये आर का प्रतिरोध, आर प्रतिरोध है, आर का मात्रक ओम होता है। यहाँ धारा यानी आई धारा, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये सारी चीजें तो जान ही गए हैं आप लोग। तो चलिए हमारी जो लास्ट हेडिंग है ना, विद्युत धारा का संयोजन। अब विद्युत धारा का श्रेणी क्रम संयोजन एंड समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद इसको हेडिंग डालते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ना है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास एक प्रतिरोध है, मान लीजिए एक प्रतिरोध को हम इस तरह से दिखाते हैं सिंबल में, ठीक है। ये आपका प्रतिरोध है। तो पहले श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने के लिए हमें जो हम अपनी तरह एक डिफिनेशन इसको लेते हैं, एक परिभाषा में होनी चाहिए कि हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, यानी हमें कुछ जानकारी उसमें होनी चाहिए। तो देखिए, आपके पास दो प्रतिरोध है, अब दोनों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हम जोड़ दें। इसी प्रकार दूसरे सिरे का दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के यदि हम पहले सिरे से जोड़ दें, तब ये जोड़ना कौन सा क्रम कहलाएगा, ये श्रेणी क्रम कहलाएगा। कौन सा क्रम कहलाएगा, श्रेणी क्रम। यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरे सिरे का दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ रहे हैं। इस जोड़ने के क्रम को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन यानी जुड़ना, ठीक है, इसको हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए, हम यहाँ पे एक सर्किट बनाया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है। सर्किट क्या है कि सर्किट में एक हमने विभवांतर एक बैटरी लगाई है, ठीक है, और एक कुंजी है। यहाँ से हमने तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में यानी श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है। तीन प्रतिरोध को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है। देखिए, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन हम करते हैं जब, यानी जब श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा बदलती नहीं है, ठीक है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी जितनी धारा यहाँ से जाएगी उतनी ही यहाँ से निकल के आएगी, उतनी धारा, यानी धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किस में होता है, विभवांतर में। किसमें, विभवांतर में। देखिए, V1 V2 V3, यानी हमने इस प्रतिरोध को R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, और इसको V1 V2 ये V3 है, ठीक है, इसको हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं ना कि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR। तो देखिए, V1 बराबर इस प्रतिरोध में हम देखेंगे इस, ठीक है, पहले प्रतिरोध के लिए हम V1 बराबर देखेंगे, V1 बराबर IR1 होगा कि नहीं होगा, ओम के नियम से।
ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर, यही होता है। तो हमने पहले इसके लिए देखिए V1 के लिए हमने लिया V1 बराबर IR1। आई आपका बदल नहीं रहा है, इसलिए हम सिर्फ आई लिख दिए हैं। आपका प्रतिरोध किस प्रतिरोध के लिए यहाँ काम हो रहा है? R1 के लिए, यानी पहले प्रतिरोध के लिए, यानी हमने पहले R1 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 होगा। V2 बराबर आई नहीं बदलता है, आई सेम रहेगा। विभवांतर क्या हो जाता है? V2 हो जाता है, ठीक है। इस तरह आप R3 के लिए जो विभवांतर V होगा, यहाँ हम V लिख दिए, सॉरी, R2 होगा। V3 के लिए आई बदलेगा नहीं, ओम के नियम से ये आई बदलेगा नहीं। यहाँ आई श्रेणी क्रम जब भी हम जोड़ेंगे, कभी भी जोड़िएगा, कहीं जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन मिल गया, तब भी अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो आपका आई वही रहेगा, आई बदलेगा नहीं। ये नहीं कि आई यहाँ से यहाँ तक गया तो I1 हो गया, यहाँ से वहां तक गया तो I2 हो गया, फिर यहाँ से जब यहाँ पहुंचा तो I3 होगा। ऐसा श्रेणी क्रम में नहीं होता है, समांतर क्रम में आई बदलता है, ठीक है, लेकिन इसमें आई नहीं बदलता है, इसलिए हमने आई लिखा। और कौन सा प्रतिरोध अब किरवा रहा है? R3, ठीक है। यदि इस बैटरी का कुल विभवांतर कितना हो? V। इस बैटरी का जो सर्किट बना है, जो सर्किट में जो बैटरी लगी है, इसका विभवांतर V हो, तब टोटल विभवांतर V हो, तब क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों के भी बराबर ये होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है, यहीं से तो विभवांतर V1 बना है, V2 बना है, V3 बना है, इसी विभवांतर से तो, इसी बैटरी के वोल्ट से यहाँ V1 बना है, V2 बना है, V3 बना है। तो इन दोनों को, तीनों को जोड़ देंगे, आपको V मिल जाएगा। यानी यदि इस बैटरी का विभवांतर V है, तब V1 प्लस V2 प्लस V3 V के बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, इसके बराबर होगा। यदि इसमें प्रवाहित होने वाले, मतलब उत्पन्न होने वाले जो प्रतिरोध है ना, सबको मिला के हमने मान लिया R है। कौन सा है? R। जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या है? R है। तब आपका होगा ना R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इसी प्रकार हमने मान लिया V बराबर IR, इसी नियम पे रख दीजिए, ठीक है। V मिला, आई तो बदलेगा नहीं, V के जगह पे लिखिए इसको। ओम का नियम फिर से लगाएंगे। देखिए आपको ओम के नियम पर ही सारा क्वेश्चन, मतलब यहाँ डेरिवेशन हो रहा है। ओम का नियम लगाएंगे, आपको पता है V बराबर IR होता है, और हमने V, इस बैटरी का पूरा विभवांतर हमने मान लिया V1 प्लस V2 प्लस V3, ये V के बराबर ही है, क्योंकि यहीं से बैटरी से धारा गई है, इसमें तब V1 बना है, V2 बना है, तब V3 बना है, ठीक है। कहीं से अलग से नहीं आई है, ये V1 V2 V3 इसी में से बना है। यानी V1 बराबर, मतलब सॉरी, V बराबर V1 होगा प्लस V2 होगा प्लस V3 होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो R प्रतिरोध है ना, इसी सर्किट का कुल प्रतिरोध हमने तुल्य प्रतिरोध मान लिया R है, तब R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमने ओम का नियम दोबारा से लगाया। अब V के जगह पे हम इसको लिख देंगे, लिख दीजिए V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिए, बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, लगा दिए, यहाँ बराबर है, बराबर का चिन्ह, आई है, आई। अब देखिए आई है ना, यहाँ आई लिखिए, R लिख दीजिए, लिख दिए आप, ठीक है। R के जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं आप लोग, जाहिर सी बात है, लिख सकते हैं, लिख दीजिए, या तो अभी यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। देखिए क्या होगा, आई R इधर कर दीजिए, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, चलिए इसको हम कहाँ लिख दें, यहाँ शायद दिख रहा होगा इतने में, ठीक है। V के जगह पर हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिया, बराबर IR को वैसे ही रख दिया। अब हम IR को इधर ले लेंगे, IR बराबर, अब V1 क्या है? V1 बराबर IR1,
V1 बराबर आपका क्या है, यहाँ आपने क्या निकाला था, V1 बराबर IR1, लिखिए IR1, V1 की जगह पे IR1 लिख लिया। ठीक, अब V2 के जगह पे आपका क्या है, IR2, अब V2 की जगह लिख दीजिए प्लस IR2 प्लस लगाइए। अब V3 के जगह पे आप क्या है, V3 जी के जगह पे अब क्या है, IR3, यही तो है, V3 बराबर IR3, इसको लिख दीजिए IR3। अब देखिएगा यहां से आप देख रहे हैं इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, तीनों में से आई को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए। यहाँ होगा आई आर बराबर, आई जब कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, इसको इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिए। अब आपको फाइनली क्या मिल गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आपका फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या निकला, नीचे है, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं हम, ऊपर इस पेन से लिख दें हम दूसरे वाले से, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जब भी क्वेश्चन में श्रेणी क्रम में दे दिया है R1 R2 R3, तब उन तीनों को आप जोड़ दीजिएगा, आपको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है, देखिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह अगर इसमें हमने 3 प्रतिरोध जोड़ा है तब R1 प्लस R2 R प्लस R3 मिला है। अगर हम इसी सर्किट में 4 प्रतिरोध जोड़ते हैं तब यहाँ प्लस R4 हो जाता, 6 जोड़ते तब प्लस R4 5 प्लस R6 होता, 10 प्रतिरोध हम जोड़ देते तो ये इस तरह बढ़ता चला जाएगा, R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7 प्लस R8 प्लस 9 प्लस R9 प्लस R10, इस प्रकार से इस तरह बढ़ता चले जाएगा। कितना भी प्रतिरोध लगा दिया जाए आप इसी क्रम में आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यह फार्मूला आपको मिल गया श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, वापस से एक बार समझ लीजिए इस चीज को हमने कैसे किया। हमने एक सर्किट बनाया, ठीक है, इस सर्किट में हमने 3 प्रतिरोध को लिया, इस तीनों प्रतिरोध को हमने V से यानी एक बैटरी से हमने जोड़ दिया और इसमें एक कुंजी लगी हुई है, कुंजी यानी बटन। ठीक है, अब देखिएगा जो इस श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हम जोड़ देंगे और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। तब इस तरह से देखिए हमने पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए हैं और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से सिरे से जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया है। इस तरह का जुड़ा रहेगा, इस क्रम में अगर जुड़ा है तो वो श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है, देखिए हमने तीनों प्रतिरोध को जोड़ दिया है और यहाँ हमने बैटरी लगा दी है। अब बैटरी से हमारी धारा I प्रवाहित हो रही है। हम पहले बता दें जब भी श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो I कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, I1 I2 I3 कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक जाएगा I1 हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा I2 हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा तो I3 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ I1 I2 I3 इसमें कुछ नहीं होगा। श्रेणी क्रम में I प्रवाहित होता है तो सिर्फ I ही होगा, वहाँ I1 यानी धारा कोई बदलेगी नहीं। ठीक है, जब यहाँ R1 के बीच यानी इन दोनों AB के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, V1। हमने मान लिया कि AB के बीच में जो R है इसमें विभवांतर V1 उत्पन्न हो रहा है और BC के बीच में विभवांतर V2 उत्पन्न हो रहा है और CD के बीच में विभवांतर V3 उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इस चीज को हमने मान लिया। अब हमें पता है कि ओम के नियम से V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है, यही चीज हमने पहले लिख दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने लिख दिया था तुल्य प्रतिरोध R बराबर, क्योंकि इसको हमें पहले नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, यही चीज आके निकला है ना, यही चीज निकला था। देखिए हमें पता है कि V बराबर IR होता है ओम के नियम से, तो हम अगर V1 लिखेंगे तो बराबर IR1, I बदल नहीं रहा है। अगर I बदलता I1 I2 I होता तो हम I1 I2 I भी लिखते, I3 भी लिखते, लेकिन I बदल नहीं रहा है इसलिए हमने V1 बराबर IR1 लिख लिया। ठीक है, अब V2 लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे V2 बराबर IR2 हो गया, क्योंकि दूसरे प्रतिरोध के लिए है। V3 विभवांतर V3 के लिए हम लिख रहे हैं
IR3 तीसरा प्रतिरोध हो गया। हम कह रहे हैं कि ये सभी प्रतिरोध इसी बैटरी द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। इसलिए इन बैटरी मतलब इस सर्किट में लगा जो बैटरी है, यदि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V के बराबर होगा, कैसे होगा, इसी से ये उत्पन्न हुआ है, तो इन तीनों को जोड़ोगे तब इसी के बराबर तो विभवांतर आ ही जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 किया, ठीक है। अब देखिए दोबारा से हमने क्या किया, ओम का नियम लगाया। यहाँ देखिए दोबारा से हमने यहाँ क्या किया, ओम का नियम लगाया। ओम का नियम लगाया, V बराबर IR, हमने V के जगह पे V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा, ये लिखा ना, V की जगह पे V बराबर हमारा क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने V की जगह पे V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिया, बराबर IR है, तो IR को हमने वैसे ही का वैसे छोड़ दिया, हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है। अब देखिए IR को हमने इधर कर दिया। अब V1 के बराबर क्या है, IR1 लिख दिया, प्लस यहाँ पे है, हमने प्लस लगा दिया। V2 बराबर क्या है, IR2 लिख दिया, प्लस यहाँ है, हमने प्लस लगा दिया। V3 बराबर क्या है, IR3, हमने IR3 लिख दिया प्लस लगा के। अब देखिए यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I है, इन I को हमने कॉमन करके बाहर निकाल लिया। क्या किया, कॉमन करके बाहर निकाल लिया, यहाँ I हो गया, तब हमारा क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ I और यहाँ पे भी I है गुणे में, और हम इन दोनों को हमने काट दिया, और जब हम काटा तो हमें R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल गया। यही फार्मूला है, यही फार्मूला है श्रेणी क्रम संयोजन का, समझ गए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है श्रेणी क्रम संयोजन के बाद समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ना है, समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए इसको मिटाते हैं और समांतर क्रम संयोजन को पढ़ लेते हैं। चलिए अब हमें पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन, समांतर। इससे पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा है, अब हमारा आ गया समांतर क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था कि विभवांतर आपका बदल रहा था, बट धारा नहीं बदल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपका विभवांतर सेम रहेगा, यानी जितना यहाँ से जितना विभवांतर इसके सिरे के बीच होगा उतना इसका भी, उतना इसका भी, और सिर्फ बदलेगा क्या, धारा बदल जाएगी। यहाँ से देखिए इसका रास्ता बदल रहा है, इधर एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, यहाँ से आपका I1 जा रहा है। ये आपका एक सर्किट है, और इस सर्किट में हमने एक बैटरी लगाया है, कुंजी लगी है, 3 टू प्रतिरोध लगा, ठीक है। अब यहाँ से धारा I जा रही है, बट यहाँ से गई, यहाँ पहुंची, तो यहाँ पहुंचने के बाद ये 3 जगह मुड़ रही है, ठीक है। इनको 3 जगहों पे, 3 रास्तों पे बढ़ जाना है। तो मान लीजिए यहाँ से I1 ये हो गई, ये I2 हो गई, यहाँ से I3 हो गई। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है, ये तो आपको चित्र में दिख रहा होगा, बट हम समझेंगे कैसे कैसे जोड़ा जाता है। कोई भी प्रतिरोध कितना भी हो, 2-3 प्रतिरोध, ठीक है, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता था, श्रेणी क्रम में ये होता था कि जो पहला प्रतिरोध आपका है उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता था। देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा था। लेकिन यहाँ क्या है, कोई कितना भी प्रतिरोध R1 R2 R3 सब प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ आप A कर लीजिए, A B कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका विभवांतर नहीं बदलेगा, उसमें विभवांतर बदल रहा था, ठीक है, बट इसमें विभवांतर नहीं बदलेगा। इन 2 सिरों के ही बीच में तो विभवांतर उत्पन्न होगा, उसमें कई सिरा बढ़ रहा है। देखिए यहाँ एक बिंदु, इसके बीच विभवांतर अलग होगा, इसके बीच अलग होगा, एक प्रतिरोध और ले आइए वहाँ अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही बिंदु तो है, इसलिए इसमें विभवांतर अलग नहीं होगा, एक ही विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। अब देखिएगा विभवांतर तो सेम है, I बदला, I1 I2 I3, R1 I1 R1
इस रास्ते से, जिस रास्ते पे R2 है उसी में से I2 धारा प्रवाहित हो रही है, जो R3 है उधर पे I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये चीज हमने मान ली है। ठीक है, अब देखिए ओम के नियम से हमने पहले, फिर भी ओम के नियम, फिर अब दोबारा से ओम के नियम को ही लगाएंगे। I बराबर, हमने क्या पढ़ा था, V बराबर IR होता है ना। I बराबर, अब I देखिए यहाँ पे I बदल रहा है। ठीक है, I बराबर क्या होगा, इसको नीचे ले आओ, V बटे R। I बराबर क्या होगा, V बटे R। अब देखिए इसको हम यहाँ लिखें थोड़ा साइड में, I बराबर V बटे R। ठीक है, यदि I1 यानी R1 में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और इनके सिरों के बीच विभवांतर V है, तब क्या होगा, I बराबर, तब I बराबर क्या होगा, I1 बराबर V बटे R1 होगा कि नहीं, होगा ना। यहाँ से I जा रही है, R1 में धारा I1 जा रही है। ठीक है, चूंकि V बदल नहीं रहा है, V नहीं बदल रहा है, इस तरह की बार हम करेंगे। ठीक है, V नहीं बदल रहा है, हमारा बदल क्या रहा है, अब की बार से I ही बदल रहा है। इसके पहले V बदलता था तो हम V बराबर लिखते थे IR1, बट यहाँ आपका V नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है, I बदल रहा है, इसलिए हमने I बराबर लिया V बटे R1। ठीक है, अब देखिए I2, इस तरह I2 बराबर होगा V बटे R2 और I3 बराबर होगा V बटे R3। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, आपने इस तरह कर दिया। अब मान लीजिए कि इस पूरे में A और B के बीच विभवांतर, सॉरी जो धारा प्रवाहित हो रही है टोटल, वो कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I। देखिए यहाँ से I जा रही है और यहाँ से ही I निकलेगी। ठीक है, ये तीन रास्ते पकड़ लिए जाने के लिए, बट ये तीनों आने के बाद फिर एक ही रास्ते पे आएंगे, I ही आ रहा है। इसका मतलब I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, होगा ना, होगा, क्योंकि I1 I2 I3 किसके बराबर है, I के, I से ही बना है I1 I2 I3। अब देखिए फिर से हम ओम का नियम लगा दीजिए, I बराबर मिला है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हम दोबारा से ओम का नियम लगाएंगे, तो ओम का नियम लगाइए, तुरंत लगाइए, I बराबर V बटे R। ठीक है, यही है। अब I के जगह पे I1 I2 I3 लिख सकते हैं, क्योंकि I बराबर I1 प्लस I2 I3 है। ठीक है, लिखिए, अब यहाँ लिख दे रहे हैं नियम से। ठीक है, लिखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटे R3, लिख लिया। ठीक, शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब हम ऊपर लिखेंगे, इस फिगर को हम मिटा रहे हैं थोड़ा देर के लिए, इस फिगर को हम मिटा रहे हैं, जगह नहीं है थोड़ा। I1 प्लस I2 प्लस I3, अच्छा इसको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, यहाँ से देखो, I के जगह पे I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो I के जगह पे आप लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या है, V बटे R, V बटे R। अब देखिए I1 बराबर क्या है आपका, V बटे R1। अब I1 का मान रख दीजिए यहाँ से, I2 का मान यहाँ से रख दीजिएगा, I3 का मान यहाँ से रख दीजिए, रखिए डायरेक्ट, तुरंत रखते चलिए। V बटे R1 हो गया I बराबर प्लस V बटे R2, V2 का मान हो गया प्लस I3 बराबर बटे R3, यहाँ I के लिख दिए हम, बराबर V बटे R हुआ। देखिए I1 का मान है V बटे R1
I2 का मान है V/R2 और I3 का मान है V/R3। आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, इनको कॉमन कर लीजिए और इसको इधर पहले लिख दीजिए V/R। बात तो वही है, चाहे आप इसको इधर रखिए या इधर, ठीक है, बराबर। जब आप यहाँ से इसको कॉमन करेंगे तो ये V हो जाएगा और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये मिलेगा, आपको मिलेगा। यहाँ से हमने कॉमन किया, अगर हम इसका गुणा करेंगे इसमें तीनों में करना पड़ेगा तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम V का गुणा इसमें कर देंगे तो आपको फिर से यही मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए ये V से कैंसिल हो रहा है, कितना बचा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब श्रेणिक क्रम संयोजन के लिए जो फार्मूला बन के तैयार हुआ वो क्या फार्मूला तैयार हुआ, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या हुआ, फार्मूला बन के तैयार हो गए। जब श्रेणी क्रम संयोजन पूछ लिया, कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया श्रेणी क्रम संयोजन में कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है, सपोज दैट, देखिए मान लीजिए कि एक 5 ओम हो गया, 6 ओम हो गया और 7 ओम, ठीक है। कह देगा ये तीनों के तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजन में है, तो तुल्य प्रतिरोध बताइए, कितना तुल्य प्रतिरोध। तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, यही फार्मूला लगाइए, 1/R बराबर 1/R1, R1 ये इसको मान लीजिए, R2 इसको मान लीजिए, R3 ये R1 है, R2 है, ये R3 है। तो 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 कर दीजिए। अब 1/R इन सब का एलसीएम लेंगे तो 6×5 30, 3 × 7 21, 210 होगा, 210 होगा। और इसका इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, यानी 42, 42 बर्थ हो जाएगा। 42 से करने 42 प्लस 6 से भाग देंगे, 6 × 18, 2 20, 6 × 18, 3 6 25, यानी 35 बार जाएगा। 35 से करने 35 प्लस 7 का भाग देंगे, 7 × 21, यानी 30 मरतबा चला जाएगा, ठीक है। ये सही है ना, 5 दूनी 10 के 0 ऐसे लगा 1, 5 चौक 20 के 21 सही है। 6 × 30 के 0 ऐसे लगा 3, 6 × 18, 2 20 के 21 सही है। और 7 0 7 × 21 सही है, ठीक है। अब 1/R बराबर होगा, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 0 5 2 7 हो गया, 3 3 6 6 4 10, 107/210। अब देखिए यहाँ 1/R है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तिरिय गुणा कर दीजिएगा तो क्या होगा, 210 का गुणा 1 में होगा तो 210 होगा, और R का गुणा 107 में होगा तो 107, ठीक है। अब हमें R ज्ञात करना है तो R बराबर लिख दीजिए, ये गुणे में इसके बटे में आ जाएगा, यानी 210/107, इसका भाग देंगे, जो आएगा वो आपका ओम में हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में किस तरह जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को, जो भी प्रतिरोध है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, जो भी प्रतिरोध है उनके पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, उसी को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्वेश्चन में आपको देगा तो उसी से एक सर्किट बना के दे दिया। क्वेश्चन किस प्रकार से दे सकता है देख लीजिए, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, विद्युत धारा। क्वेश्चन किस प्रकार से दे सकता है, इस तरह से दे दिया, मान लो इस तरह से दे देगा,
यहाँ कोई मान दे देगा 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम दे दिया, यहाँ 7 ओम दे दिया, यहाँ 12 ओम दे दिया, इस तरह से दे देगा। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ V का मान कुछ दे दिया, 10 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी दे दिया, ठीक है, इस तरह से दे देगा। और कहेगा इसमें तुल्य प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो भी प्रतिरोध इसमें है सभी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध तीनों समांतर में है। पहले आप समांतर का नियम लगा के इसको निकाल लीजिएगा। जब आप समांतर का नियम लगा के इसको निकालेंगे तब ये एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये श्रेणी में आ गया, यानी इसको जब निकालेंगे जो भी आएगा, मान लीजिए मुझे अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आएगा, जब भी निकालेंगे तब ये अभी तक उस तरह था, बट इसके बाद ये एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। मान लो उसको निकाले थे तो यक्स ओम आया था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये एक श्रेणी में आ गया। अब देखिए इसका दूसरा सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। अब ये किस में आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको जोड़ दो, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन लगाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि विद्युत धारा को बहुत ही आसान भाषा में हमने समझ लिया है और इस चैप्टर को हमने पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इस तरह की वीडियो हम लेके आते हैं और हाँ, हम इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।